बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायो इन्फॉर्मेटिक जनाब फैसल नरोज़ खान साहब। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया में एक लफ्ज़ जो कोरोना वायरस कहते हैं उसकी इतनी दहशत है कि आज दुनिया के तमाम ममालिक उससे खौफज़दा हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं ये कोरोना वायरस है क्या और इसके आम इंसान पर ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस की हकीकत क्या है और इसकी ये कितनी ख़तरनाक है हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वायरस एक छोटे जरासीम का एक ग्रुप है जो न सिर्फ ये कोरोना वायरस बल्कि इससे पहले वायरसेस जो हैं वो बहुत आम हैं और बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। मैं पहले कोरोना वायरस से पहले वायरस की तरफ आना चाहूँगा ताकि हमारे जो सामीन हैं उनको ये भी पता चले कि वायरसेस होते क्या हैं। तो ये जितने भी वायरसेस हैं मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं, जैसा कि इससे पहले जो फ्लू का वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, इसकी मुख्तलिफ इक़साम है, ये भी एक वायरस से हो रही है। इसके अलावा चीचक जो है, लाकड़ा काकड़ा है जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, मम्स, मीज़ल, रूबेला, हेपेटाइटिस का जो वायरस है, हेपेटाइटिस जो काज कर रहा है, इसके अलावा कांगो वायरस है, डेंगू है और पोलियो जो है ये भी एक वायरस से हो रहा है। और इसके अलावा जो है रेबीज़ का जो वायरस है पागल कुत्ते के काटने से हो रहा है। और सबसे बड़ा जो ख़तरनाक वायरस है वो एड्स है। तो कोरोना वायरस भी एक वायरसेस की एक किस्म है। कोरोना वायरस के बारे में ये बताता चलूँ कि 1960s में जो है इसकी पहली 2 स्ट्रेन्स जो हैं वो सामने आई थी। उसके बाद अब तक जो है वो कोरोना वायरस से पहले इसकी 6 मुख्तलिफ इक़साम या स्ट्रेन्स डिस्कवर हो चुकी हैं। ये उसकी 7वीं किस्म है। तो इसको कहते हैं नावल कोरोना वायरस। तो nCoV-19 इसको कहते हैं क्योंकि दिसंबर 2019 में ये चाइना के शहर वुहान और हिबाई प्रोविंस था उनका, उसमें ये सामने आया है और ये अभी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब इसको कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसकी शक्ल देखते हैं माइक्रोस्कोप से, खुर्दबीन से, तो उसकी शक्ल के ऊपर जो है ना ताज की तरह, क्राउन से ये निकला है कोरोना, तो उस पर ताज की तरह जो है वो स्पाइक्स हैं बहुत सारी, तो इस वजह से इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है आपकी अच्छी खासी रिसर्च भी है, इस वक्त आपके मालूमात कितने ममालिक में ये कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है या उसका अंदेशा है कि वहाँ तक ये पहुँच चुकी है बीमारी? जी निसार साहब, अभी ये डेली बेसिस पे जो है वो रिपोर्ट अपडेट की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, आलमी इदारा सेहत, ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो अदाद व शुमार जो है वो अपडेट करता रहता है। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 98 मुल्कों में जो है ये वायरस फैल चुका है। चाइना से शुरू हुआ, उससे फैलते फैलते इस वक्त दुनिया के 98 मुल्कों में जो है वो फैल चुका है। अब टोटल जो इसके केसेस हैं वो हो चुके हैं 1,02,224 जी एडिक्ट हो चुके हैं। जी, ये लोग हो चुके हैं। फर्टिलिटी रेट यानी जो शराय अमवात है वो है 3,495, यानी 3500 के लगभग लोग जो हैं वो इससे हलाकतें हो चुकी हैं। जो इसकी डेथ रेट या फर्टिलिटी रेट है वो है 2.5%, यानी 100 में से 2 से 3 लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और कंट्रीज़ तकरीबन 98 मुल्क हो चुके हैं। लेकिन ये इसमें इतना ज़्यादा हमें खौफ और हिरास इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो बाकी वायरसेस हैं जिस तरह फ्लू का वायरस हो गया या चीचक थी किसी दौर में या हेपेटाइटिस है, तो इससे शरह अमवात ज़्यादा हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। जो ये वायरस है इसकी 2 स्ट्रेन्स पहले भी आ चुकी हैं जो ख़तरनाक साबित हुई हैं। एक थी सार्स जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी चाइना के एक शहर से हुई थी 2002-03 में और इसमें 8,422 टोटल केसेस जो थे वो इन्फेक्ट हुए थे और 916 हलाकतें हुई। ये जो डेथ रेट या फर्टिलिटी रेट है 11% है, यानी 100 में से 11 लोग मरते हैं जी। और ये 29 मुल्कों में फैला था। फिर उसके बाद मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये 2012-13 में सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक में आया था और इसमें 2,494 लोग मुतासर हुए, जिनमें से 858 की जो है वो डेथ हुई है। 34% जो है ये इसके फर्टिलिटी रेट है, डेथ रेट है, और ये 27 मुल्कों में फैला। तो देखा जाए तो ये मर्स और सार्स ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन कोरोना चूँकि जल्दी से फैल रहा है और ज़्यादा मुल्कों में फैल गया, लोगों में हो रहा है, इसलिए हमें एहतियात करनी है, लेकिन इससे खौफ नहीं खाना। हमने इसका मुकाबला करना है, हमने अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो मजबूत करना है ताकि लोग इससे बच सकें। ये आपको ये भी बताते चलें कि ये मुख्तलिफ जो उम्र के लोग हैं उन पर मुख्तलिफ तरह से उनको मुतासर कर रहा है। जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनको जो है ये तकरीबन शुरू से लेकर 10 साल तक जो है उनको ज़्यादा मुतासर कर रहा है। फिर जो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक ये तकरीबन 1% से भी नीचे 0.45% रेशो है। फिर 60% से अबाउ जैसे आप जाते हैं तो
60 और 70 के दरमियान ये 8% है, और 70 एंड अबाउट जो है 14% है। तो यानी जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं या जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनका इम्यून सिस्टम के मुताबिक कमज़ोर है, जो हार्ट पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है, जिनको किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या जी हेपेटाइटिस है या कैंसर है, जो ऑलरेडी बीमार हैं, तो वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जिस बंदे को हेपेटाइटिस जो है मुतासर करे, खुदा ना खास्ता मौत हतमी है, इससे रिकवरी कोरोना वायरस इतनी इसकी आम आदमी दहशत फैल गई, ये इसका तो ये है कि हाथ मिलाने से फैलता है, सांस लेने से, ये आम सोसाइटी में किस तरह फैलता है, उसके एक बंदे से दूसरे बंदे तक किस तरह पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये ज़ूनोटिक वायरस हम कहते हैं। ज़ूनोटिक वो वायरसेस होते हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होते हैं। ये किसी जानवर से, ये भी अभी कबल अज़ वक्त होगा कि ये कहा जाए कि चमगादड़ से आया या बिल्ली से आया या किसी और जानवर से आया, ये कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन चूँकि इसका जो जीनोम है इस कोविड-19 का, वो सार्स और मर्स से मिलता जुलता है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये उस तरह के जानवर से ही आया होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो पहले किसी जानवर से इंसान में आया, इंसानों से आगे ये फैलता जा रहा है। अब फैलता किस तरह से, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे आम चीज़ ये है कि जब कोई खांसता है या छींकता है, जी कफिंग है, स्नीजिंग है, या ऊंचा बोलता है, या फिर इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं और फिर सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन जब हम करते हैं, तो हमारे इन तमाम अवामिल में हमारे मुंह से छोटे छोटे कतरे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वैसे भी आप जब किसी पे आप शाउट करते हैं या आप खांसते हैं या कुछ, तो ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे निकल के जा रहे हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये मेन सोर्स ही हैं, जी वो उस इंसान के अंदर था वायरस, उससे ये ड्रॉपलेट्स निकले, ये किसी और के मुंह तक चले गए या नाक तक चले गए या कोई, तो उससे आगे फैलते हैं। अब हाथ मिलाने का अमल जो है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जाहिर बात है उसके अंदर जरासीम मौजूद है, जब वो खांसेगा तो बाज़ वो अपना हाथ सामने रखता है, जब वो हाथ रखेगा तो द हैंड इज टोटली इन्फेक्टेड विद द वायरसेस। अब वो वाला हाथ जब किसी दूसरे बंदे को मिलाएगा, वो जर्म्स उस तक जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसके अलावा इस तरह के बंदों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसा कि उनका पेन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, उनके कपड़े हो सकते हैं, उनका कुर्सी मेज़ हो सकता है, या जहाँ बैठते हैं कुछ, उन चीज़ों को, उन सर्फेसिस को भी हाथ लगाने से ये वायरस आगे फैल सकता है। यानी और सब ये देखें, हम इस वक्त मीडिया में देख रहे हैं, चाइना में खासकर उन लोगों ने बड़ी एहतियाती तदाबीर की, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, हमारा पाकिस्तानी सोसाइटी है, उसमें हम लोग जो हैं वो इतनी एहतियात नहीं करते। तो पाकिस्तानी माशरे में इस बीमारी को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इसकी हिफाजती तदाबीर क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी में रहते हुए, जहाँ हम इतनी एहतियात नहीं करते? ये देख रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हमारे लिए क्या एडवाइस है कि हम किस तरह महफूज रह सकते हैं? जी बहुत अच्छी बात आपने कही। चाइना जो है, उन्होंने एक अजीम कौम का जो है वो सबूत दिया है। आपने देखा कि जैसे ये डिज़ीज़ आया तो ना सिर्फ वुहान बल्कि पूरा जो हेबाई प्रोविंस है, उन्होंने उसके अंदर आमदोरफ्त बिल्कुल बंद करके रख दी। उन्होंने इस वायरस को बाहर नहीं जाने दिया। अब ये जो कहते हैं ना कि वायरस कैसे बाहर गया, तो जाहिर बात है कि 100% तो ऐसे नहीं हुआ। जब इतला मिली उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। उससे पहले कुछ लोग जो इन्फेक्टेड थे, जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं थी लेकिन वो इन्फेक्टेड थे, वो लोग जैसे जैसे जो है वो बाहर निकले तो ये बीमारी जो है फैलना शुरू हो गई। इसलिए आज हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवेयरनेस सेमिनार और इधर उधर हम जो कोरोना पे बात कर रहे हैं, मकसद यही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी है, हमारे पाकिस्तानी अवाम या पूरी दुनिया के जो अवाम है, वो इसके बारे में जाने। सबसे पहले चीज़ कि ये है क्या और कैसे फैलता है, फिर अगली बात कि हम इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसका कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम से, अपने एहतियाती तदाबीर से। तो प्रिकॉशंस जो है सबसे आम चीज़ है। तो प्रिकॉशंस में क्या आता है जी? सबसे पहली बात, आपको लगे कि कोई बंदा, उसको फ्लू है, नॉर्मल फ्लू भी है, तो आप उससे तकरीबन 1 मीटर का डिस्टेंस रखें, दूर रहें। और ऐसे बंदे को घर में रहना चाहिए, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को भी उनसे दूर रहना चाहिए, और मास्क इस्तेमाल करें। इन्फेक्टेड जो बंदे होते हैं उनको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। फिर नॉर्मल बंदों को भी अपने पास मास्क रखना चाहिए। जैसे किसी गैदरिंग में जाते हैं, रश वाली जगह पे जाते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए मास्क इस्तेमाल करे फिर उतार दें। नॉर्मली मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में ये वबा आ जाती है कोई, तो वहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है। जब आप बाहर निकलें मास्क पहने, वापस आएँ फिर उसको उतार दें। फिर ये आम हर किस्म के मास्क यूज़ किए जा सकते हैं। इसका साइज़ 500 माइक्रॉन मीटर है, तो कोई भी कपड़े का मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें ज़्यादा सुराख ना हो। तो इसके अलावा जी मेन चीज़ ये है कि आप ऐसे पेशेंट से दूर रहें। फिर स्नीजिंग, कफिंग जो है, जो खांसी या छींक या इस तरह, बहुत एहतियात करें। अपने पास टिश्यूज़ रखें, और टिश्यू जैसे आप खांसते हैं, कुछ ऐसे आपने खांसा, उसके बाद टिश्यू को किसी बिन में फेंकें, जी डस्टबिन में फेंक के उसके बाद उसको जला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है।
और इसके अलावा जो है हवा में नहीं, और अगर आपके पास टिश्यू या रुमाल नहीं है कोई, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जैसे ही अगर आपको छींक या खांसी आती है तो आप दाईं तरफ टर्न करके यहाँ पे अपनी एल्बो के यहाँ पे खांस सकते हैं। फिर उसके बाद वो कपड़े फ़ौरन घर में जाके चेंज कर देने चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि खाने की कोई चीज़ भी खाने से पहले हर दफ़ा बार बार जाएँ, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, अपने मुंह को धोएं, और जो आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की या पब्लिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे कि गाड़ियों के दरवाजे हैं, हैंडल हैं, दरवाज़ों के हैंडल्स वगैरह हैं, कुर्सियाँ, टेबल, मोबाइल फ़ोन्स, दूसरे फ़ोन हैं, ये लैपटॉप के जो कीबोर्ड्स हैं, मतलब जो ज़्यादातर लोग बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको जब आप हाथ लगाएं तो फौरी तौर पे जाके अपने हाथ धोएं। ठीक है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें, सफाई का वो रखें। घरों में जो है वो कोशिश करें कि किसी को अगर कोई फ्लू या कोई चीज़ इस तरह का मामला हो जाता है तो उसको थोड़ा आइसोलेट रखें। और इन दिनों में इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप सलाम अस्सलाम वालेकुम के हद तक अगर कर लें, हाथ मिलाना या हाथ करना जी जी कुछ दिनों के लिए तर्क कर दें। जैसे ही अल्लाह ताला इससे हमें निजात दिलाते हैं, इंशाल्लाह इसकी वैक्सीन भी अंडर प्रोसेस है, क्लिनिकल ट्रायल्स में है, तो इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी, हम खुद इम्यून हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, हमारे अंदर इसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़िअत डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी क़ुव्वत मुदाफ़िअत डेवलप हो जाती है तो इंशाल्लाह ये वायरस भी आम वायरस की तरह कंट्रोल हो जाएगा। तब तक आप ये चीज़ों को कंट्रोल रखें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन जी। आज हमारे मेहमान थे हज़ारा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फैसल नरोज साहब, जिन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से हमें बहुत अच्छी मालूमात दी। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस किस्म की जो अमराज है उससे महफूज रहे, और हमें जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं हिफाजती तदबीर के हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सेहत के हवाले से, अपनी माहौल की सफाई के हवाले से जो है वो हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, और एक दूसरे को बचाने के लिए हम खुद जो है वो मैदान में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे किसी और मौजूद के साथ।